चलिए आज इस कोर्स का सेकंड जो क्लास है उसकी शुरुआत कर देते हैं। ये जो फॉर्म कंटिन्यू है ये सब लोगों ने भर दिए होंगे, नहीं भरे होंगे जिन्होंने, तो वो लोग भर लें टाइम से, क्योंकि 25 इसकी लास्ट डेट है। और प्रेफरेंस अगर किसी को पता है तो वो अपने अकॉर्डिंग भर सकता है, और नहीं पता है तो एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देखकर भी अगर चाहें तो थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है चॉइसेस फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला जो अपना सेशन है वो देख लेते हैं। ये सब पहले बता दिया था, फीस वगैरह और जो भी इसका क्वेश्चंस कितने आएंगे, कौन सा नॉन टेक्निकल पार्ट का कितना परसेंटेज है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है, 2 आवर्स का पेपर रहेगा और 60 जो है क्वेश्चंस टेक्निकल पार्ट के आएंगे और बाकी जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे दिया हुआ है। अब देख लेते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, जो लास्ट वाले में हमने देखा था। हमने लास्ट वाला यहाँ ड्रॉप किया था कि ये अगर अपना स्टार कनेक्शन है, R1 R2 R3, और इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, RA RB R3। तो इसकी जो वैल्यूज है वो इंक्रीज करेंगी, तो इस वाले डेल्टा को आप इसके ऊपर बनाकर भी अज्यूम कर सकते हैं कि कौन कौन सा जो रेजिस्टेंस है हमें स्टार से डेल्टा में जाने पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यही अगर डेल्टा से अगर हम स्टार में जाते हैं तो ऐसे बनाकर इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा R1 R2 R3 बन जाएगा, और ये हमारा RA RB R3 बन जाएगा, जिसके अंदर ये दोनों R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाई थर्ड जो बच गया उसका डिवाइडेशन। तो ये RB का होगा, वैसे ही रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो RC बना रहे हैं और RA बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। और वैसे ही RA1 का देखें तो इसके अंदर ये होता है कि जिन दोनों बीच के अंदर है, जैसे ये किस किस के बीच में है, RA और RC के बीच में है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेड बाई जितने भी रेजिस्टेंसेस है उनका डिवाइड। तो ऐसे ही बाकियों का करना है। यहाँ पे हम नेक्स्ट वाला जो अपना टॉपिक है वो देख लेते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है काम करता है ओम्स लॉ के ऊपर। इसके अंदर पहला होता है कि एक वोल्टेज सोर्स होगा, इसको V लिख सकते हैं, Vx लिख सकते हैं, और इसके सीरीज में जो है एक रेजिस्टेंस आ रहा होगा जिसको Rx लिख सकते हैं। अगर ये वाला कॉम्बिनेशन कहीं है अपने सर्किट के अंदर, तो इस वाले को ओम्स लॉ से अगर करंट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? ओम्स लॉ कहता है V = IR होता है। अगर हमें I चाहिए तो V/R कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं। ये वाली चीज यहाँ अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से पहले मैं करंट सोर्स बना दूं और एक कोई रेजिस्टेंस होगा वो इसके आएगा, तो यहाँ से I की वैल्यू जो इसके अकॉर्डिंग आएगी वो क्या आएगी? V = IR लगाना है अपने को। Vx दे रखा है, I पता नहीं है, R जो है हमारा Rx है, तो यहाँ से, और इस I को अगर मैं Ix लिखूं तो यहाँ से Ix की वैल्यू जो होगी हमारी Vx/Rx हो जाएगी, तो इसको Vx/Rx लिख देंगे। अब करंट जो होती है उसकी तो डायरेक्शन होनी चाहिए, तो करंट की जो इस करंट की डायरेक्शन होगी, चाहे इस डायरेक्शन में होगी या फिर अपोजिट ऐसे होगी, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड करेंगे कि ये प्लस जो है कौन सी साइड है, जिस साइड प्लस है उस साइड ये तीर का निशान जो है वो ऊपर आएगा। तो ये Vx/Rx हमारी Ix की वैल्यू है, इसको Ix सीधा ही लिख सकता है। और ये जो सेम रेजिस्टेंस है ये करंट सोर्स के पैरेलल में आ जाता है, तो वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स बना दो ओम्स लॉ लगाकर, और जो रेजिस्टेंस होगा उसको एज इट इज रखना है। बस फर्क ये आता है कि जो वोल्टेज सोर्स होता है उसके सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस लगता है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो कॉम्बिनेशन हम देखते हैं वो इन्हीं के बीच हो सकता है कि अगर वोल्टेज सोर्स है उसके सीरीज के अंदर कोई रेजिस्टेंस है तो आप उसको करंट सोर्स और एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। कैसे? जैसे हमें दिया है ये करंट सोर्स दिया है Ix, इसके पैरेलल में एक Rx रेजिस्टेंस दिया है। अब हमें चाहिए कि हम ये वाला कॉम्बिनेशन जो है ये हमारे सर्किट में कहीं काम नहीं आ रहा है, या ये से किसी सर्किट को जो है कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, तो हम इसको वोल्टेज सोर्स में, अगर हमें वोल्टेज सोर्स वाला कॉम्बिनेशन चाहिए तो उसको कैसे बना सकते हैं? एक वोल्टेज सोर्स आएगा
और उसकी पोलैरिटी कैसे होगी, जैसे तीर का निशान है उस साइड प्लस आएगा और अदर वाली साइड माइनस आएगा। और हमें पता है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से एक रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर आएगा, तो ये हम लगाकर छोड़ देते हैं। अब ये Vx है, अब इस Vx की वैल्यू कैसे आएगी, V=IR से आएगी, ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ कहता है कि ये वाली चीज लगाओ, तो यहाँ पे V हमारे पास है नहीं, Vx निकालना है हमें, I की वैल्यू Ix है और R की वैल्यू Rx है, तो यहाँ से Vx की वैल्यू क्या आ गई, Ix इंटू Rx, तो इसकी वैल्यू जो है Ix इंटू Rx है, और ये जो रेजिस्टेंस होता है ये दोनों में सेम रहता है। तो ये है करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके बेस पे एक जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। अब ये अगर ये ऐसा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है हमें VS RS, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है। आप एक करंट सोर्स बना सकते हैं और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, और अगर वाइस वर्सा इसी को अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो आप इन दोनों सर्किट को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज है ये हमारी आती है। ओम्स लॉ नॉर्मली याद रखो, वहां से आपका जो वैल्यूज है वो निकलती रहेगी। फिर ये आ जाता है कि हमारा 4 एम्पियर का एक करंट सोर्स है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है और 5 एम्पियर जो है करंट है। अब देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमें ढूंढने होता है कि वोल्टेज सोर्स है तो उसके पैरेलल में उसके सीरीज में क्या रेजिस्टेंस देखो। तो इस सर्किट में जो फर्स्ट वाला हमारा जो सर्किट है इसके अंदर कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, करंट सोर्स प्रेजेंट है, करंट सोर्स इंडिपेंडेंट वाले। अब ये जो करंट सोर्स प्रेजेंट है इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाँ ये रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है हम इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया, और सेकंड जो कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है ये वाला दिख रहा है कि एक करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, ये सेकंड है। अब यहाँ से वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, V=IR लगाएं, I हमें पता है, R हमें पता है, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आ गई 5 × 1 = 5 वोल्ट। तो यहाँ से अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के वोल्टेज सोर्स लिखेंगे तो ये इतने वोल्ट का लिख देंगे। ये यहाँ पे या तो इसकी वैल्यू 50 है या यहाँ गलत लिखा हुआ है, और या ये 10 ओम है और या ये 7 होगा, तब ये 70 बनेगा। तो इसको हम 7 करते हैं और इसको 10 करते हैं तो ये 70 वोल्ट का बन जाएगा, और यहाँ पे जो है ये 10 ओम का हमारा रेजिस्टेंस है। अब आता है कि ये जो फर्स्ट वाला था V=IR सेम लगाना है, V की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं है, I कितना है 4 है, R की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से 20 वोल्ट जो है हमारा वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ये 20 वोल्ट है और इसके सीरीज में क्या है 5 ओम आ जाएगा, तो 5 ओम 10 ओम 1 ओम, तो ये तीनों जो है क्या सीरीज में आ गए। अब आता है कि वोल्टेज सोर्स है हमारे, अब ये सीरीज में आ गए, अब इनको कनेक्ट कर सकते हैं आप, और जो हमने कॉम्बिनेशन ये पढ़ा था इसको हम वापस लिख देते हैं। हमारा सर्किट कितना बन गया 20 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस ऐड करें 10 15 25, और ये सीरीज के अंदर हमारा 70 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। तो हमारा सर्किट है 20 70 25, ये 20 वोल्ट, ये 70 वोल्ट और ये 25 ओम। अब हमने पहले पढ़ा था कि वोल्टेज सोर्स जो है सीरीज में आ जाए तो उनको ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड करेंगे। अब इस पॉइंट पे हमें टोटल वोल्टेज सोर्स चाहिए ए और बी पॉइंट के बीच में। इसकी पोलैरिटी मैं ऐसे लगा रही हूँ, ए से बी की साइड में, बी से मैं चल रही हूँ, सबसे पहले आया +70, ऐसे घूमे घूमते चले गए, -B +70 माइनस का 20 वोल्ट = 0, और फिर हम पहुंच गए +A पे, तो ये -B +A = 70 माइनस का प्लस का 20 = माइनस का 50 वोल्ट जो है हमारा बना, क्या बना A - B बना। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है हम इसको लिख सकते हैं ±50 वोल्ट
25 ओम, और ये माइनस का है तो इसको माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ से चले थे, इसको हमने प्लस, ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, और इस वाले को नेगेटिव लिखे और इस वाले टर्मिनल को पॉजिटिव लिखे, और या हम इसको ये बना सकते हैं 25, और सीधा ये 70 में से 20 माइनस हो रहा है क्योंकि ये प्लस आता है पहले और ये माइनस आता है, तो इसको सीधा आप इस वाली साइड प्लस माइनस 50 वोल्ट लिख सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सर्किट बन गया। केसीएल केवीएल लगाकर जो भी वैल्यूज जो है हमें निकालनी है तो हम इसे निकाल सकते हैं। फिर एक और देख लेते हैं, प्लस माइनस पैरेलल में एक करंट सोर्स लगा लेते हैं और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लगा लेते हैं। तो ये 5 ओम का लिख लेते हैं, 6 ओम कर देते हैं इसको, ये 7 ओम कर लेते हैं, ये 6 वोल्ट कर लेते हैं, ये 2 ओम और इसको भी 2 ओम कर लेते हैं, और यहाँ सर्किट हमारा प्लस माइनस ऐसे कर लेते हैं। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के छोटा सर्किट बनाना है। छोटा सर्किट कैसे बनाएंगे, पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। वोल्टेज सोर्स के आना चाहिए सीरीज के अंदर, यहाँ आ रहा है ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस आ रहा है, तो हमें इसको छेड़ना नहीं है अभी। ये वोल्टेज सोर्स है, इसके सीरीज में ये वाला 6 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसका कुछ हो सकता है। ये 2 एम्पियर है और ये 5 ओम है, तो ये करंट सोर्स के पैरेलल में आना चाहिए रेजिस्टेंस, तो ये आ रहा है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ गई वोल्टेज सोर्स की, यहाँ से 2 × 5 10 वोल्ट का जो है हमारा वोल्टेज सोर्स बनेगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी अप साइड होगी, प्लस अप साइड लगेगा, नीचे माइनस लगेगा। 10 वोल्ट का बनाना है और उसके जो सीरीज में आ जाएगा 5 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये सर्किट हमारा यहाँ से ये बना, प्लस माइनस ये 3 वोल्ट का, ये 6 ओम का, 7 ओम का, यहाँ एक बीच में रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा हमें 5 ओम का, क्योंकि 2 वोल्टेज सोर्स है एक जैसे जो है पैरेलल में नहीं आ सकते। और ये जो है प्लस माइनस 6 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम, 2 वोल्ट का लिख लेते हैं इसको, ये 2 वोल्ट का। अब यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका बन रहा है। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो और ये जो वोल्टेज सोर्स है इन तीनों की सीरीज में है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम का हो गया, तो यहाँ से करंट सोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 डिवाइडेड बाई 4, और इनके आ जाएगा पैरेलल के अंदर 4 ओम। ये वोल्टेज सोर्स एज इट इज रह जाएगा, सेकंड वाला 6 वोल्ट वाला, ये 7 ओम का रेजिस्टेंस, ये 6 ओम का, और प्लस माइनस 3 वोल्ट, 5 ओम, और ये हमारा प्लस माइनस 10 वोल्ट, और ये 5 ओम। ये चीज हुई। अब यहाँ पे ये देखो, ये 2 वोल्टेज सोर्स है, ये एक जैसे वोल्टेज के होते तो ऐड हो जाते, तो इसको करंट में, इसको करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर ये वाला रेजिस्टेंस ऐड कर लेंगे, पैरेलल में रेजिस्टेंस जो आ रहे हैं, पर ये वाला कॉम्बिनेशन जो है यहाँ तक ही सॉल्व होगा, क्योंकि हम कन्वर्ट करते जाएंगे वो उतना ही बड़ा सर्किट बनता जाएगा। यहाँ पे ये हो गया कि ये जो वोल्टेज सोर्स हमने लिया था ये वैल्यू, और ये जो साथ में वोल्टेज सोर्स जो हमने कन्वर्ट किया 2 एम्पियर का और 5 ओम का, इन दोनों की वैल्यूज जो है डिफरेंट आ रही है, तो ये सर्किट हमारा ऐसे इतना ही सॉल्व होगा, इससे ज्यादा सॉल्व हो नहीं सकता। अब आता है मैश एनालिसिस। छोटा सा सर्किट ले लेते हैं, प्लस माइनस 5 वोल्ट,
2 ओम, 1 ओम, 2 ओम। यहाँ पे नाम ए बी सी और ये डी वाला पॉइंट हम लिख देते हैं। मैश एनालिसिस में होता है कि हम जो लूप जहां से स्टार्ट किया है वहीं घूम के हमें वापस आना है और उसके अंदर कोई छोटा लूप नहीं होना चाहिए। डी पॉइंट से चल रही हूँ, ये डी पॉइंट है, यहाँ भी कनेक्टेड है, डी पॉइंट से चल रही हूँ, -5 वोल्ट आया, ए पॉइंट आया, 2 ओम आया, फिर बी आया, फिर 1 ओम आया, फिर डी आया। अगर मैं ऐसे घूम रही हूँ, इसको मैं लूप 1 लिखूं, L1, तो इसके अंदर कोई भी सब लूप नहीं बन रहा है, कोई और लूप नहीं बन रहा है। सेकंड वाला देख लेते हैं, वहीं डी से चलेंगे, डी से चले, -5 चले, ए पॉइंट पर गए, 2 ओम गए, बी गए, फिर नेक्स्ट वाला ये जो 2 ओम है इस पे गए, सी पर गए, सी से वापस डी पर आ गए। इस वाले में क्या हुआ, हम ये वाला जो बाहर वाला पाथ था ये हमने चूज किया, ये लूप 2 लिख लेते हैं। इसके अंदर क्या, इस बड़े वाले लूप के अंदर ये वाला इतना पाथ जो है इस वाले L1 का आ रहा है। फिर यहां से डी से चले, 1 ओम बी, 2 ओम 3, 2 ओम सी और फिर वापस घूम के डी पे, इसको L3 लिख देते हैं। तो मैश की डेफिनेशन होती है नो सब लूप इनसाइड इट और स्मॉलेस्ट loop which does not contain any other loop inside it। ये मैश की मैश जो है इसकी डेफिनेशन होती है। अब इसमें हम मैश, इसका नाम तो मैश है, फिर हम तो लूप से उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो ये जो L1 और L3 है इसको हम मैश कहेंगे। L1 को कहेंगे मैश 1 और L3 वाले लूप को कहेंगे मैश 3। मैश एनालिसिस में हम बाहर वाला जो ये लूप L2 बना था वो हम नहीं लेंगे, छोटा जो लूप होगा बस उनको कंसिडर करेंगे और उनके अंदर लिख देंगे मैश 1 और मैश 2। इसको लिखेंगे मैश 1, इसको लिखेंगे मैश 2। अब सेम वाले सर्किट को सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ये हमारा 2 ओम 2 ओम 1 ओम था। सर्किट वापस से लिख लेते हैं, 5 वोल्ट, 2 ओम 2 ओम 1 ओम और यहाँ पे सर्किट क्लोज था। अब हमें इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है मैश कौन सा है, तो ये मैश M1 और ये हमारा M2 है। इसके अंदर लगानी है हमें KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जहां से स्टार्ट होते हैं, यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, जो पहला साइन आएगा, ये साइन आ रहा है वोल्टेज सोर्स का, तो उस साइन को लिखना है। फिर आगे चलेंगे, ये करंट एंटरिंग मान रहे हैं क्योंकि इस साइड से चल रहे हैं और मैंने इसकी मैश की जो डायरेक्शन है ऐसे लिखी है। आप मैश की डायरेक्शन कोई सी भी लिख सकते हैं, पर एक सर्किट के अंदर सारे मैश की डायरेक्शन एक रखनी है। ऐसा नहीं हो कि जैसे ये वाला मैश मैंने लिखा 2 ओम 2 ओम 1 ओम, इसमें एक की डायरेक्शन मैश की ऐसे कर दी और एक की ऐसे कर दी, इसको M1 लिख दिया, इसको M2 कर दिया और ये ±5 वोल्ट। इसमें लगाने बैठेंगे और वैल्यू कैलकुलेट करने बैठेंगे तो ये चीज गलत है, या फिर इसकी डायरेक्शन आपने ऐसे कर दी और इसकी ऐसे कर दी तो ये चीज क्या है, गलत है। ये कोई मैश एनालिसिस नहीं है। मैश एनालिसिस में होता है कि ऑल द लूप्स शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये चाहे आप सारे मैश इस डायरेक्शन में लो, चाहे आप सारे मैश जो है इस डायरेक्शन में लो, पर एक सर्किट के अंदर सारे मैश की जो डायरेक्शन है वो सेम लेनी है। तो यहाँ से -5 वोल्ट यहाँ एंटर कर रहे हैं तो एंटर करने वाला साइन प्लस और निकलने वाला माइनस। यहाँ से कंसिडर करते हैं कि मैश जो है एक करंट जो है मैश एक करंट की तरफ फ्लो कर रहा है, तो हमें सारे जो है KVL से हमें सारे वोल्टेजेस की वैल्यू लिखनी है। तो ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 5 थी, फिर इस 2 ओम के अंदर एक करंट जो है एंटर हुई, तो इस मैश में इस जो ये करंट एंटर होती है उसको आप I1 लिखेंगे प्लस, और वोल्टेज ड्रॉप लिखना है तो 2 × I1। और यहाँ जो आएगा 1 ओम के अंदर, अब ये दोनों मैश जो है ये एंटर हो रही है और ये वाली जो है निकल रही है। रेजिस्टेंस ऐसे है 1 ओम का, इसमें अगर I1 आ रही है और इसके अंदर I2 जा रही है
और हम इस वाले मैश के अंदर I1 वाली मैश लिख रहे हैं हम, तो ये वाली तो करंट डायरेक्शन जो है ऐसे है और I2 वाली लीव कर रही है, तो हम लिखेंगे तो I1 इंटू 1, ये पॉजिटिव लिखेंगे, बट I2 वाली क्या हो रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस I2 इंटू 1। तो यहाँ पे ये जो आ जाएगा इसके लिए आ जाएगा प्लस का I1 इंटू 1 माइनस का I2 इंटू 1 इक्वल टू 0। ये पूरी मैश के लिए हमने KVL लिख दी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 प्लस 2I1 प्लस I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो I1 की वैल्यूज है उनको ऐड कर लेते हैं। 3I1 माइनस I2 इक्वल टू 5। ये जो है पहली इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट वाले M1 मैश से। जो मैश होगा जितने मैश होंगे उतनी ही करंट जो है आपको अज्यूम करनी रहती है। तो M1 जो मैश था उसके अंदर हमने I1 करंट अज्यूम करी, ऐसे ही जो M2 है मैश उसके अंदर हम I2 जो है करंट अज्यूम करेंगे। अब I2 वाले मैश में हमें रोटेट करना है, तो अब सबसे पहले आया यहाँ से चल रहे हैं हम नीचे से। अब I2 की मैश लिखेंगे तो वो जो डायरेक्शन में घूम रहा है वहां से हमें पॉजिटिव मानना है। तो हमारा सर्किट ये है 1 ओम, ये I2 करंट है, ये ऐसे मूव कर रही है तो इसको पॉजिटिव लिखेंगे। यहाँ एंटर करिए तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है I1 फ्लो कर रही है। तो इसका अगर मैश हम लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा 1 I2, पर सेम के अंदर जो I1 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस करके I1 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू I2 इक्वल टू 0। तो इसको एक साथ कर लेते हैं, 3I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब फर्स्ट और सेकंड वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 3I1 माइनस I2 इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमें करंट्स की वैल्यू जो है मिल जाएगी। तो ऐसे करके हम इस पूरे सर्किट के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो उससे क्या पता चल जाएगा कौन से सोर्स के अंदर या कौन से एलिमेंट के अंदर कितना पावर लॉस होता है, कितना वोल्टेज ड्रॉप ले रहा है, कौन सी करंट फ्लो कर रही है इसके अंदर, रिजल्टेंट करंट क्या है, और कितना पावर डिसिपेशन हो रहा है और कितना पावर जनरेशन हो रहा है, वो सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला एक तरीका है जिसे हम कर सकते हैं। दूसरा एनालिसिस होता है हमारा नोडल एनालिसिस। मैश और नोडल हर एक तरीका जो है एक तरीका बना हुआ है, ये सब वैल्यूज जो है कैलकुलेट करने का, पावर का, वोल्टेज ड्रॉप का, करंट का, एनर्जीज का। तो आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आपको सर्किट देख के समझ में आना चाहिए कि इस सर्किट में अगर मैश एनालिसिस लगाऊं तो मेरा आंसर जो है इजीली आएगा। अगर कहीं नोडल इजीली लग रहा है तो आप नोडल लगाओ, अगर कोई और थ्योरम वहां पे इजीली लग रही है तो आप वो थ्योरम लगाओ। आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो हमारा पेपर आता है उसमें हमें टाइम बचाना है, तो टाइम हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए कि इस वाले सर्किट के अंदर अगर हम मैश एनालिसिस या इस वाले सर्किट के अंदर हम नोडल एनालिसिस या फिर कोई और थ्योरम जो है वहां पे अप्लाई हो रही है, तो इसलिए वो करके हमें आंसर कैलकुलेट करना है। टाइम कंजप्शन नहीं करना है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, 2 आवर्स का टाइम है और हमें उसी के अंदर रहकर मैक्सिमम क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। अब इसके अंदर रेजिस्टेंस तो हमें पता है सीरीज के अंदर होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, और पैरेलल के अंदर होते हैं तो ये वाला ऐसे चलता है। R1 R2 अगर ऐसे होगा तो R1 R इक्विवेलेंट हमें अगर कैलकुलेट करना है तो वो आता है 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस सो ऑन। अगर ऐसे बहुत सारे होंगे तो, और ये 1/R इक्विवेलेंट आता है, और इसको सॉल्व करके हमें वैल्यूज जो है निकालनी रहती है। अब ये जो सर्किट है इसमें कोई भी टाइम का वेरिएशन नहीं है। टाइम का वेरिएशन कैसे कि पहले तो रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 था, फिर थोड़े टाइम के बाद कोई और रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई A और B पॉइंट के बीच में, कैसे हो जाएगी? वो होता है हम एक क्या स्विच लगा देते हैं। अगर कोई भी रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल के अंदर अगर सीधा नॉर्मल वायर कनेक्टेड कर देते हैं तो वो क्या उस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देता है, उसका पाथ शॉर्ट कर देता है। तो वो फिजिकली हमने अप्लाई किया हुआ रहता है, बट वो क्या सर्किट में काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके पाथ को हमने शॉर्ट कर दिया है। अब इसके अंदर अगर ऐसे शॉर्ट कर देंगे तो A और B पॉइंट के बीच इसको क्या बाहर से क्या दिखेगा कि रेजिस्टेंस कितना है, सिर्फ R1 वाला रेजिस्टेंस लिखेगा। तो ये सेकंड वाला जो सर्किट है वो टाइम वेरिएंट की तरह काम करेगा। अगर कोई टाइम है कि 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद पहले तो R1 प्लस R2 हमें दिखाना है, और फिर उसके बाद सिर्फ R1 हमारा रहना चाहिए 10 सेकंड्स के बाद। तो आप ये वाला टाइम वेरिएशन स्विच के
ऊपर सेट कर सकते हैं और उससे आप इस सर्किट सेम सर्किट को टाइम वेरिएंट बना सकते हैं। और इस वाले में कोई भी टाइम का वेरिएशन नहीं आ रहा है, कोई रेजिस्टेंस का वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो ये टाइम इनवेरिएंट सर्किट होता है। टाइम वेरिएंट मतलब टाइम के साथ बदलना, और टाइम इनवेरिएंट मतलब टाइम के साथ नहीं बदलना। अब ये देखो, मैश एनालिसिस ये कहता है कि लूप विच डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप, एवरी मैश कैन बी लूप बट एवरी लूप कैन नॉट बी मैश। हमने पहले लूप सीखे थे, लूप के अंदर से जो सबसे छोटा लूप होता था जिसके अंदर कोई अदर लूप नहीं होता था, वो मैश होता था हमारा। अगर हम मैश देखें तो वो लूप हो सकता है, बट सारे जो मैश है वो लूप हो सकते हैं, बट सारे लूप जो है मैश नहीं कैसे हो सकते, क्योंकि बाहर वाला जो सर्किट हमने L2 लूप जो बनाया था बाहर वाला, जिसके अंदर L1 लूप भी आ रहा था, तो वो नहीं हो सकता। तो ये यही कह रहा है सारे जो मैश होते हैं लूप होते हैं, पर सारे लूप जो है मैश होंगे कोई जरूरी नहीं है। ये जो है प्लेनर सर्किट के लिए अप्लाई होता है। प्लेनर सर्किट का मतलब होता है कि हम अगर रेजिस्टेंस को चेंज करके या उनकी पोजीशन चेंज करके अगर पेपर पे रखें तो हमें सुलझा हुआ दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके क्रॉस करें, कैसे भी हम अगर उसको सुलझाने की कोशिश करें तो वो उलझता ही जाए। जैसे ये जो सर्किट है ये हमें अलग अलग दिख रहे हैं, कोई किसी को क्रॉस नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। इसके अंदर हम इजिली मैश जो है लिख सकते हैं। अब इसके अंदर मैश लिखने जाएंगे तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, ये वाले रेजिस्टेंस आ रहा है, बट ये वाले रेजिस्टेंस जो है बीच में आ रहा है। अगर इसको चेंज ऐसे भी करोगे तो भी ये वाले रेजिस्टेंस बीच में आ जाएंगे, तो ये नॉन प्लेनर है। तो इसको नॉन प्लेनर कहते हैं, जिसको आप पेपर पे ऐसे दिखा नहीं सकते कि ये वाला सर्किट जो है मेरा ऐसा बना हुआ है। तो ये वाला जो मैश है वो नॉन प्लेनर के लिए अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ प्लेनर सर्किट्स के लिए ही अप्लाई होता है। और ये जो है सुलझा हुआ रूप है, एक तो ये मैश इधर बन रहा है और दूसरा मैश हमारा इधर बन रहा है। अभी जो सर्किट हमने सॉल्व किया था सेम एज इट इज वैसा ही सर्किट है ये। तो इस मैश एनालिसिस का यही ड्रॉबैक है कि ये जो है प्लेनर सर्किट्स के लिए ही अप्लाई होता है, नॉन प्लेनर्स के लिए अप्लाई नहीं होता है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है, सारे मैश की जो है इस पे एक पॉइंट और लिख देते हैं, ऑल मैश डायरेक्शन शुड बी सेम। सारे मैश की जो डायरेक्शन है सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक मैश कोई डायरेक्शन में लिया दूसरा कोई डायरेक्शन में लिया। अगर क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो सारे क्लॉकवाइज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो सारे एंटी क्लॉकवाइज लेने हैं। अब एक एग्जांपल जो है नॉन प्लेनर का ये भी है, कैसे है, V1 है, ये क्रॉस कर रहे हैं, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ क्रॉस कर रहा है, तो इसको कैसे भी करके आप पेपर पे अलग अलग दिखाना चाहोगे, मैश दिखाना चाहोगे उसके अंदर, तो ये मैश नहीं लगा पाएगा। ये इसके जो पॉइंट्स है ये हैं, mesh is loop which does not contain consist of any other loop. When network is drawn on plane without any crossing, then it is known as planar circuit. बिना क्रॉसिंग के अगर हम प्लेन पेपर पे किसी सर्किट को बना सकते हैं तो उसको प्लेनर सर्किट कहते हैं। मैश एनालिसिस इज ओनली अप्लाइड टू प्लेनर नेटवर्क्स। अब इसका जो प्रोसीजर था हमने क्वेश्चन करके देख लिया था, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 20 वोल्ट 2 ओम, ये बीच में 3 ओम है, ये यहाँ पे ये नहीं है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है और ये 10 वोल्ट है। पहली जो मैश है ये है और इसमें I1 करंट मानी है। दूसरा जो है ये है I2, इसके अंदर I2 करंट मानी है और इसके अंदर कोई I3 जाएगी। और ये I3 कैसे जाएगी, अगर फर्स्ट वाले मैश की लिख रहे हैं तो I1 माइनस I2 लिखेंगे, और सेकंड वाले मैश से अगर हम KVL लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे I2 माइनस I1 इंटू 3। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये करके और I1 और I2 की जो करंट है, और अगर 3 ओम में से नहीं निकालना चाहिए तो I3 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि नंबर ऑफ मैशेस कितने हैं, फिर उनकी डायरेक्शन जो है असाइन करनी है, उनका नामकरण देना है और सारे एक डायरेक्शन की होनी चाहिए। फिर उसके अंदर अलग अलग मैशेस के अंदर KVL हमें लिखना है, और फिर जो KVL इक्वेशन हमारी बनी उसको सॉल्व करके हम जो है करंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये बोलता है कि कितनी इक्वेशन बनेंगी हमारी, जितने मैश होंगे, क्योंकि हर एक मैश के अंदर हम KVL लिख रहे हैं तो जितने मैश होंगे उतने ही हमारी जो इक्वेशन है वो बनेगी। अब ये बोलता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी बनेंगी अगर ब्रांचेस और नोड्स दिए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग कैसे, तो ये एक फॉर्मूला है B माइनस N माइनस इक्वेशन। B मतलब ब्रांचेस, N मतलब नोड, माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर किसी को ऐसे लिखना है तो ये ऐसे भी लिख सकता है। तो ये B माइनस N प्लस 1 हो जाता है। ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का N बन जाएगा, और ये माइनस 1 जो है ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा।
तो ये एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना रहता है। अगर कोई पूछ ले कि इक्वेशन कितनी बन रही है, तो b माइनस एन कितना है, नोड बोलते हैं। नोड किस चीज को बोलते हैं, नोड ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जिसमें दो या दो से अधिक जो है एलिमेंट्स जो है कनेक्टेड हो। अब ये वाला पॉइंट मैं लूं तो यहाँ से 3 ओम का कनेक्शन है, 20 वोल्ट का भी कनेक्शन है और 10 वोल्ट का भी कनेक्शन है, दो या दो से ज्यादा। अब यहाँ पे कितने कनेक्टेड है ब्रांचेस, 1 2 और 3 कनेक्टेड है। इसको तो मैं नोड बोल सकती हूँ। नोड को n से डिनोट करते हैं, ब्रांचेस को b से डिनोट करते हैं। अब इस वाले चीज को मैं नोड बोलूं या नहीं बोलूं, ये पॉइंट को, ये बोलता है कि अगर सीरीज के अंदर आ रहा है तो उसको स्पेशल नोड बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट ये देखो कि नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है जहां पे ये अलग अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो ये अगर बी पॉइंट माने इसको, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वैल्यू कितनी दिखा रहा है, 2 ओम 3 ओम और 5 ओम। तो यहाँ से 3 ब्रांचेस जो है कनेक्टेड है, तो आप इसको बी पॉइंट मान सकते हैं। इसमें कोई सीरीज का वो नहीं आ रहा है, तो ये भी एक नोड की तरह काम करेगा। अब ये वाला पॉइंट जो सी पॉइंट है, इसको मानो या नहीं मानो। अगर ये मान भी लोगे तो उसके अंदर ये देखो 2 एलिमेंट जो है सीरीज में आ रहे हैं, तो इसको मानने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई और सिचुएशन बन रही होती, जैसे ये बन रहा होता, तो इसको मानना ही पड़ता हमें, चाहे ये 2 एलिमेंट जो है सीरीज में आ रहे, पर ये नहीं मानते, फिर हम ये मानते। और अगर आप इसको मानना चाहें तो मान सकते हैं, आपकी इक्वेशन बढ़ जाएंगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे चलकर हम देख लेते हैं कि कैसे इक्वेशन अपनी नोड एनालिसिस के अंदर बनेगी। बट यहाँ पे मैश एनालिसिस के अंदर हमें ये स्टेप्स और इसके कैलकुलेशन का तरीका ध्यान में होना चाहिए। मैश कैलकुलेशन में क्या होगा, हमें निकालनी है करंट्स। जो हमारे सबसे छोटे मैश होंगे उसके अंदर करंट हमें डिफाइन करनी है और उन करंट्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो उससे क्या होगा, हर एक एलिमेंट के थ्रू हमें करंट पता चल जाएगी और करंट से वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाएगा, और एनर्जी और पावर अगर कहीं इसे निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। फिर ये आता है कि ये वाला प्रोसीजर ही अप्लाई करना है कि जिस क्वेश्चन में इजी पड़े वहां अप्लाई करना है। सब जगह अगर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, कोई और मेथड काम में आ रहा है, तो वो अप्लाई करें। नेक्स्ट वाला हम मेथड जो है सुपर मैश, एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है, वो देख लेते हैं। मैश के अंदर भी एक सुपर मैश कॉन्सेप्ट है, वो क्या है। अभी हमने देखा 2 ओम का, 2 ओम का यहाँ एक वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट का, यहाँ एक ये मान लो 2 वोल्ट का, और यहाँ एक करंट सोर्स लगा हुआ है 2 एम्पियर का। अब हमें निकालनी है मैश एनालिसिस से, इसमें करंट्स निकालनी है। पूरे सर्किट के अंदर करंट और पावर का कैलकुलेशन, एनर्जी का कैलकुलेशन जो है वो करना है। अब हमें पता है, हम तो देखते हैं कि सबसे पहले लूप देखते हैं। अब सबसे पहले हम चले यहाँ से बॉटम वाले पॉइंट से, 2 वोल्ट दिखा, 2 ओम दिखा, फिर हमने सोचा कि ये वाला एक मैश बन सकता है, तो इसको लिख देंगे, इसमें I1 करंट मान रहे हैं। फिर हमें दिखा कि ये वाला भी तो मान सकते हैं, इसको मान लेंगे, ऐसे मान लेंगे। फिर हमें पता है कि अगर हमने मैश एनालिसिस लिखा है तो हमें इक्वेशन चाहिए, जितने वेरिएबल हमने I1 I2 माने हैं, तो 2 इक्वेशन हमारी बननी चाहिए। तो वो कैसे बनेगी, अब हमें तो KVL मैश एनालिसिस में हम लगाते हैं KVL, वोल्टेज ड्रॉप लिखते हैं। 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हमें पता है कि 2 वोल्ट ही होगा। इसमें मैश में ये I1 करंट ऐसे फ्लो होगी, तो इसका ड्रॉप हमें पता है। अब इसका अगर करंट सोर्स के अक्रॉस हम लिखना चाहेंगे तो इसका वोल्टेज ड्रॉप हमें पता नहीं है, मतलब हमें थर्ड वेरिएबल कोई Vx या तो या Vp या कुछ और इसके क्रॉस मानना पड़ेगा। पर हमारा मैश एनालिसिस तो कहता है कि 2 इक्वेशन ही, 2 अगर मैश है तो 2 ही इक्वेशन बनेंगी और उससे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये तो एक पजल सिचुएशन आ जाती है अपने पास। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये बोलता है कि आप मैश आइडेंटिफाई कर लो कितने बन रहे हैं। तो इस सर्किट में हमारे बन रहे हैं I1 और I2। फिर ये बोलता है कि अगर उन दोनों के बीच में कोई करंट सोर्स आता है, करंट सोर्स तो आ रहा है 2 एम्पियर का, करंट सोर्स आता है, तो दोनों मैश को मिलाकर आप एक KVL लिख लो, और एक जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी बनेगी करंट सोर्स और बाकी 2 मैशेस जो हैं उनके रिलेशन से। कैसे, ये बोला कि I1 और I2 को मिलाकर एक इक्वेशन लिखो। कैसे लिखेंगे, -2 प्लस का 2I1 प्लस का 2I2 प्लस का 5 वोल्ट इक्वल टू 0। तो यहां से बन गई I1 प्लस 2I2 इक्वल टू -3 वोल्ट। ये पहली इक्वेशन बन गई। मतलब जो हम लूप कंसीडर कर रहे थे, जो हम पहले इग्नोर कर रहे थे, वही लूप यहाँ पे आकर हमें काम दे रहा है। जो L2 लूप हमने स्टार्टिंग के अंदर हमने इग्नोर कर दिया था कि ऐसा लूप तो हमें चाहिए ही नहीं जिसके अंदर जो है
सब लूप आ रहे हो, उसको हमने पहले इग्नोर कर दिया था कि मैश एनालिसिस में हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट उस वाले लूप की जरूरत हमें कहाँ आ गई, जब हमारे बीच आ गया एक करंट सोर्स। कहाँ पर? दोनों मैश के बीच में अगर करंट सोर्स प्रेजेंट है तो आपको उस लूप का यूज लेना है जो हमने स्टार्टिंग में मैश का नामकरण देने से इनकार कर दिया था, उस वाले लूप को जिसको हमने मैश मानने से इनकार कर दिया था कि ये तो मैश है ही नहीं हमारा, बट वही लूप आकर हमारा यहाँ पे काम दे रहा है। कब? जब दो मैशेस के बीच एक करंट सोर्स प्रेजेंट होता है तब। अब एक इक्वेशन ये बन गई। अब दो वेरिएबल है हमारे मैश के अंदर, I1 और I2। एक इक्वेशन और बननी चाहिए, तो वो कैसे बनेगी? अब ये करंट की डायरेक्शन है नीचे की साइड में, 2 एम्पियर की साइड में। I1 की भी डायरेक्शन नीचे की साइड में है, बट I2 जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप इस वाले सिचुएशन में कैसे लिखेंगे? I1 और ये ऊपर जा रहा है I2 हमारा, और ये 2 एम्पियर का हमारा सोर्स है। तो जिन दो, जैसे करंट सोर्स है और I1 है, उसकी जो करंट की डायरेक्शन हमारी सेम है, तो उसको बड़ा लिखेंगे I1, और जो बाकी जो मैच बच गया उसको माइनस करके I2 लिख देंगे, और इक्वल टू 2। मतलब I1 माइनस I2 करेंगे तो भी हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो नीचे जा रहा है। 2 एम्पियर रिजल्टेंट है I1 मैश माइनस I2 मैश का। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास दो वेरिएबल थे I1 और I2, और ये हमारे पास बन गई दो इक्वेशन। तो इससे हम I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें मिल गई मैश करंट्स की वैल्यूज। इस वाले कॉन्सेप्ट को कहते हैं सुपर मैश। मैश के अंदर एक सुपर मैश कॉन्सेप्ट कब आता है? जब उसके अंदर हमें मिल जाता है करंट सोर्स दो मैशेस के बीच में। अगर ये वाला सेम ही करंट सोर्स अगर ऐसे प्रेजेंट होता, प्लस माइनस 2 वोल्ट, 2 ओम, 2 एम्पियर, 5 वोल्ट, 2 ओम, और ये हमारा 5 ओम हम लिख देते हैं। तो फर्स्ट हमें पता है कि हम तो मैश का नामकरण करते हैं। मैश हमारा I1 पहला, और ये हमारा सेकंड जो मैश था I2 था। अब इसके अंदर हमें लिखनी है केवीएल। केवीएल लिखेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि I1 जो है वो सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है करंट की। 2 एम्पियर जो हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है उसी की सेम डायरेक्शन में। तो इसमें अगर केवीएल लिखोगे भी तो भी आपको इस वाले मैश से आपको करंट की वैल्यू I1 की वैल्यू 2 एम्पियर ही मिलेगी, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है जो सेम ही डायरेक्शन में है फर्स्ट वाले मैश के, I1 मैश के। तो I1 की वैल्यू हमारी सीधे सीधे देखने से ही हमें मिल गई कि 2 एम्पियर हमारी आएगी लास्ट में। बट I2 के लिए हमें केवीएल जैसे हम ऊपर पहले लिख रहे थे वो सेम ही केवीएल हमें यहाँ भी लिखना पड़ता है। अब इसका इक्वेशन देख लेते हैं। प्लस माइनस 5 वोल्ट, 2 ओम, 5 एम्पियर, 2 ओम, 5 ओम, 5 ओम, प्लस माइनस 3 वोल्ट, तो मैश का नामकरण कर रही हूं मैं पहले I1 और इसको लिख रही हूँ I2। अब फर्स्ट वाली मैश के लिए KVL लिख रहे हैं। -5 प्लस का 2 I1, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमें लिखना चाहिए, इसको मानेंगे प्लस Vx, प्लस का 2 और I1 माइनस I2 इसको लिख देंगे और इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड जो इक्वेशन लिखेंगे हम लिखेंगे 2 I2 माइनस I1 प्लस का 5 I2 प्लस का 5 I2 प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये आ गई 2। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि I1 की जो वैल्यूज है उसमें एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आ रहा है, ये हमें दिख रहा है। हमने फालतू में इंट्रोड्यूस करा Vx जो हमें चाहिए नहीं। जब हमें I1 मैश के अंदर हमें करंट ही कैलकुलेट करनी है और वो सेम ही करंट उसने खुद ही दे रखी है एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के रूप में, तो हम इस 5 एम्पियर को ही यही बोलेंगे कि I1 की वैल्यू जो आएगी 5 एम्पियर आएगी। इस वाली इक्वेशन को फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब इंडिपेंडेंट करंट सोर्स किसी भी मैश के अंदर आ रहा है, दोनों मैश के बीच में नहीं आना चाहिए। मैश का जब केवीएल लिखते हैं उसके बीच हमारा आता है, तो उसको आप यही बोलेंगे कि इस मैश की
जो वैल्यू है मेश के करंट I1 की जो वैल्यू है हमें दे रखी है, इंडिपेंडेंट सोर्स वहां पे लगा हुआ है। एक डिपेंडेंट सोर्स भी होता है, वो अगर है तो वो केस अलग होता है, उसको आप नहीं लिख सकते क्योंकि वो फर्दर सर्किट में कहीं और कनेक्टेड रहता है, वो किसी और पे डिपेंड कर रहा होता है, पर ये कहीं नहीं है, इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे आप लिख देंगे I1 की वैल्यू है जो 5 एम्पियर आ गई। ये सेम I1 की वैल्यू आप सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर यूज कर सकते हैं, +5I2 +5I2 +3 = 0, और ये तो हो गया 10I2, और ये 2 और हो जाएगा तो 12I2, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई -10 +3 प्लस इक्वल टू 0, तो 12I2 = 10 - 3, तो ये आ जाएगा I2 आ जाएगा पर का 7/12। तो I1 करंट की वैल्यू जो है 5 एम्पियर आएगी, और I2 जो करंट की वैल्यू है वो 7/12 एम्पियर आएगी। तो इससे अगर आपको फर्दर कोई वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, कुछ पावर निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, तो वो आप निकाल सकते हैं आराम से। नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट और जिसके अंदर डिपेंडेंट सोर्स हो। प्लस माइनस Vx 2 ohm प्लस माइनस Vx प्लस माइनस 2 volt 3 ohm टेन ohm 25 volt 5 एम्पियर। तो इसके अंदर मैश एनालिसिस से हमें निकालनी है करंट्स की वैल्यू। सबसे पहले इसके अंदर मानेंगे हम I1, इसके अंदर मानेंगे I2। अब हमें एक चीज पता है कि अगर इंडिपेंडेंट सोर्स कहीं दिया हुआ है मैश के अंदर तो उसकी वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ से I2 का KVL लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 5 एम्पियर का जो करंट सोर्स इंडिपेंडेंट उसके अंदर है, तो हम 5 एम्पियर इसकी वैल्यू लिख देंगे। अब आती है KVL लिखने की बारी मैश 1 की, I1 वाले में -2 प्लस 3I1 प्लस 5Vx प्लस 2I1 = 0। अब हमें यहाँ नहीं पता है Vx की वैल्यू। अब Vx क्या है 2, और इसके अंदर हमारी जो जा रही है I1 - I2 ये, और ये जो 2 था इसके अंदर I1 - I2 था। तो जहां जहां Vx है वहां हम ये वैल्यू लिखेंगे, -2 प्लस 3I1 प्लस 5, 2 बाहर आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, I1 - I2 प्लस 2I1 - I2 = 0। इसको अरेंज कर लेते हैं, I1 अरेंज कर लेते हैं, 10 12 15I1 माइनस का 10 माइनस का I2 माइनस का 11I2 = 2। अब हमें पता है I2 की वैल्यू, I2 की कितनी वैल्यू थी 5 एम्पियर, 15I1 - 11 × 5 = 2। तो यहाँ से हमारी I1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 + 55 / 15, ये एम्पियर हमारी I1 की वैल्यू आ गई। डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट सोर्स है। ये डिपेंडेंट कौन सा, करंट या वोल्टेज? ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। कैसे? ये खुद तो वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस लिखा है मैंने, ये खुद एक वोल्टेज सोर्स है जो डिपेंड कर रहा है किसी और वोल्टेज पे। कौन सी वाली वोल्टेज पे? इस Vx वोल्टेज पे, जो ये Vx वेरिएबल है वो उस पे। और ये वोल्टेज कौन सा है? जो 2 ओम के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, अगर उसमें अगर करंट की वैल्यू इस 2 ओम में चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग हमारा Vx चेंज होगा। Vx के चेंज होने से हमारा जो ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स, इसकी वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगी। इस सेम इक्वेशन में अगर यहाँ पे हमारा करंट सोर्स होता और उसकी वैल्यू किसी और पे डिपेंड कर रही होती तो वो भी वेरिएबल रहता। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते, अगर ये वाला हमारा जो 5 एम्पियर है ये हमारा होता 5IP, और IP की वैल्यू क्या होती? ये होती। तो यहाँ पे हम I2 को जो है 5IP नहीं लिख सकते थे, ये गलत था। हमें इसको नॉर्मल KVL की तरह लिखना था, और IP की वैल्यू हमारी I1 थी। तो इसको अगर आप एक इक्वेशन मानते हो या KVL लगाते हो तो I2 को अगर हमें दिख रहा है कि 5IP है, अब IP की तो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, इंडिपेंडेंट वैल्यू है ही नहीं। ये IP खुद डिपेंड कर रहा है कौन सी वाली करंट पे? इसके अंदर से जो फ्लो हो रही है 3 ओम के अंदर से, और 3 ओम के अंदर से हमारी फॉलो कर रही है I1। तो आप इसको लिख सकते हैं
I2 इक्वल टू 5 ऑफ I1। अब I2 की जो वैल्यू है वो 5I1 है और I1 की जो वैल्यू है मैं KVL लगाकर और सर्किट के अंदर से मैं निकालनी होगी। तो इस टाइप से डिपेंडेंट सोर्स भी आपके सर्किट में आ सकते हैं जिनको आप इससे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वाले सेशन में हम नोडल एनालिसिस ले लेंगे और उससे पहले हम कुछ कर लेंगे मैश एनालिसिस क्वेश्चन, जिससे कि हमारा मैश एनालिसिस जो है कंप्लीटली सॉल्व हो जाए, हमारे दिमाग से ये डाउट निकल जाए कि कहाँ मैश हमें लगाना है, कहाँ लूप वाला देखना है, कहाँ सुपर मैश देखना है। अगर डिपेंडेंट सोर्स करंट सोर्स आ जाए, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आ जाए, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स आ जाए, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स आ जाए, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आ जाए, तो उस केस में क्या करते हैं। तो एक एक का हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि इसको कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वाले सेशन में हम इनके क्वेश्चन कर लेंगे और नोडल एनालिसिस जो है उसकी शुरुआत कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही सेशन रखेंगे। नेक्स्ट हम कल जो है नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। तब तक आप लोग इसका रिवाइज कर लेना, इसको अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, नोट्स देख लेना, क्योंकि इससे बढ़िया नोट्स कहीं और प्रोवाइड भी नहीं होंगे और इनके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा इनके कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, थैंक यू।